हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और अभी तक हम न्यूक्लियर साइंस के बारे में पढ़ रहे थे, जो फिजिक्स का एक जनरल साइंस का पार्ट था। बट अभी जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने वाले हैं। ओके, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। इसके ऊपर एक ओवरव्यू देंगे एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो ये इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ था और अभी का क्या सिचुएशन है, ये सब के बारे में डिटेल्स में आज बात होगी। तो इसके पहले हमें दो तीन चीजें जाननी है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर किसे कहा जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होती है, जिसके अंदर हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर इस टाइप के देखने को मिलता है। इसमें कुछ कुछ पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। वो होता है फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, कूलेंट एंड कंटामिनेंट सिस्टम। तो फ्यूल जो कौन सा है, फ्यूल बेसिकली जो यूरेनियम रहता है वही फ्यूल है। तो यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम हो या फिर थोरियम हो, जो भी है वो ही फ्यूल है। मोस्टली यूरेनियम ऑक्साइड यूज किया जाता है एज अ फ्यूल रॉड। नेक्स्ट होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, यूरेनियम की जो प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यूरेनियम 235 जो नेचुरली बहुत ही कम अमाउंट पे अवेलेबल होते हैं। ओके, तो यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन के साथ धक्का मारते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, यहां से एब्जॉर्ब हो जाता है, यूरेनियम 236 बनते हैं और ये डिवाइड हो जाता है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है, ये 3 न्यूट्रॉन जाके फिर से U235 को धक्का मारेगा, तो वहां से और फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। वो 3 न्यूट्रॉन जाके फिर से यूरेनियम 235 को मारता है, वहां से और 3 न्यूट्रॉन निकलता है। तो ये एक चेन की तरह कंटिन्यूअस रिएक्शन बनता जाता है। ठीक है, अब ये तब होता है जब हम अनकंट्रोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है, जो हमारी बॉम्ब बनाने में यूज होती है। बट न्यूक्लियर रिएक्टर में तो नहीं यूज करते। वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे होती है, ये जो 3 न्यूट्रॉन निकला, इनमें से 2 एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, 2 और प्लस 1 जो जाके फिर से ऐसे मारता है। तो अगर एक ही न्यूट्रॉन यूज होगा तो वो कंट्रोल सिचुएशन में होगा। ये कंट्रोल के लिए कंट्रोल रॉड्स यूज होते हैं और मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर क्या करता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन को कभी अगर कम करना है, कभी अगर ज्यादा करना है, तो उसके लिए मॉडरेटर यूज होता है। तो मॉडरेटर को अगर ज्यादा डीप कर दिया तो वो क्या होती है, यूज हो कंटिन्यूअस फ्यूजन होता है, कंटिन्यूअसली फिशन होता है। और अगर उसको कम डिप कर लिया, उठा लिया, तो जो न्यूक्लियर प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यूजुअली ये मॉडरेटर क्या होती है, लिक्विड वाटर होता है, हेवी वाटर होता है, ग्राफाइट होता है एज मॉडरेटर। ये बेसिकली काम क्या करता है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन को हमने एब्जॉर्व कर लिया, वो दो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करने में काम आता है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए किसी चीज होनी चाहिए ना, तो वो चीज कौन सी है, लिक्विड वाटर होती है, हेवी वाटर होती है या फिर ग्राफाइट होती है। कंट्रोल रॉड क्या होती है, कंट्रोल रॉड बेसिकली क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करता है। और जैसे ही न्यूट्रॉन को हम जैसे ही कंट्रोल रॉड को उठा लेते हैं, तो क्या होती है, जो रिएक्शन है वो जल्दी जल्दी होने लगता है, क्योंकि हम एब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही हम उसे अंदर डिप कर देते हैं, वाटर में डिप कर देते हैं, तो वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करने लगता है न्यूट्रॉन को। तो जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये बेसिकली रेगुलेटर स्विच की तरह काम करता है। इसे कंट्रोल रॉड कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन के जो प्रोसेस है, रेट है, उसको कम ज्यादा करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है कूलेंट। कूलेंट क्या होता है, कोई लिक्विड या फिर गैस है जो रिएक्टर के कोर को कूल करने में हेल्प करता है। तो ये है रिएक्टर का कोर, इसे कूल करने में, इसे ठंडा करने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। ओके,
और ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द कोर टू द हीट एक्सचेंजर। तो ये एक हीट एक्सचेंजर प्रोसेस है जहां पे हम ठंडा पानी भेजते हैं, कोल्ड वाटर भेजते हैं और वो गर्म होकर बाहर आता है। ओके, तो ये है कूलेंट। और कंटामिनेंट सिस्टम क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ रिएक्टर एज वेल एज प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। तो कंटामिनेंट क्या करते हैं? ये पूरा जो कंटेनर है उसे कंटामिनेंट कहते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है रेडिएशन से भी, और कोई लीकेज ना हो, कोई हीट इतना जनरेट हो जाए कि वो खराब हो जाए, उस सब से प्रोटेक्ट करता है। ये कंक्रीट या फिर स्टील की एनक्लोजर होती है। दिस इज द कंटामिनेंट। ओके, तो अब आते हैं रिएक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो मोटा मोटी कुछ कुछ रिएक्टर के बारे में हमें जानना है, जैसे लाइट वाटर रिएक्टर। ठीक है, ये लाइट वाटर रिएक्टर दो टाइप के होते हैं, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ओके, तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो है वो मतलब सबसे ज्यादा यूज्ड किया हुआ रिएक्टर है। तो ये जो हीट पीडब्ल्यूआर्स होते हैं वो वाटर को हीट करते हैं इन प्राइमरी लूप, और जो हीट है वो सेकेंडरी लूप में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टीम जनरेट होती है। तो ये जो हमने फोटो देखा, ये प्राइमरी जो प्रेशराइज्ड रिएक्टर था उसी का फोटो है। ओके, तो उसके बाद आते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर डायरेक्टली पानी को गर्म कर देते हैं इन द रिएक्टर, और जो कोर में ही रहते हैं और डायरेक्टली स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो स्टीम होती है इसके वजह से टरबाइन हम घुमा सकते हैं। टरबाइन को जैसे ही घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ये दोनों में ही नॉर्मल वाटर यूज होती है, तो मतलब H2O यूज होती है। ओके, ये दोनों में ही यूज होती है। नेक्स्ट है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। तो हेवी वाटर रिएक्टर जो है वो क्या करते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को यूज करते हैं एज कूलेंट। कूलेंट और मॉडरेटर दोनों में ही ड्यूटेरियम ऑक्साइड यूज होती है, और इनमें नेचुरल यूरेनियम फ्यूल यूज किया जाता है। प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर इंडिया में बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है गैस कूल्ड रिएक्टर। तो गैस कूल्ड रिएक्टर क्या है? एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एज ए कूलेंट और मॉडरेटर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर। इसमें हीलियम गैस को एज ए कूलेंट और कूलेंट यूज किया जाता है, और जो हायर टेम्परेचर में आधा रिएक्टर की मतलब हायर टेम्परेचर में ये पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज करते हैं टू सस्टेन फिशन। ओके, और इसमें क्या होती है? फिशाइल मटेरियल जो होती है उसको हम रीयूज कर सकते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। ठीक है, अब अदर रिएक्टर टाइप्स क्या होती है? मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर या फिर मोल्टेन सोडियम रिएक्टर। इसमें क्या होती है? सोडियम या फिर कोई और सॉल्ट को कूलेंट और फ्यूल दोनों की तरह यूज किया जाता है, जिसके एडवांटेज क्या है? एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और वेस्ट जनरेशन बहुत कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आर स्मॉल रिएक्टर्स ऑफर मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। छोटे छोटे रिएक्टर्स होते हैं ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं। इस साल की 2025 की भी बजट में अगर आप देखेंगे तो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर बनाने की बात हो रही है, ताकि हमारी जो बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का जो खर्चा है वो कम हो जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो और हम क्लीन एनर्जी की तरह जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो पाए। ओके, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है इसमें रैपिड डेवलपमेंट हो सकती है, इसकी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बहुत ही एडवांस्ड है। ओके, नेक्स्ट है आरबीएम के। ये सोवियत डिजाइंड एक ग्राफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर है, जहां पे वाटर जो बॉइलिंग रिएक्टर है उसमें वाटर कूलिंग होती है। ये एक स्पेसिफिक टाइप का रिएक्टर है जो रशिया में बनाया जाता है। ओके, तो ये था कुछ कुछ रिएक्टर के टाइप जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हुई थी वो 1950s से स्टार्ट हुई है। तो 1950s में इंडिया में एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि ऑब्वियसली तब तक के लिए 1947 में हमने पार्टीशन की
हालत देखिए क्या कंडीशन था। पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी 1947 में एक युद्ध छिड़ चुका है एंड जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो हमें उतना हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ये वो इंसान है जिन्होंने फर्स्ट टाइम समझा था कि पीस या फिर शांति तभी मिल सकता है जब हमारे पास क्षमता हो, जब हमारे पास पावर हो, तभी लोग हमें अटैक नहीं करना चाहेंगे, तभी शांति रहेगी। अदरवाइज अगर हम वीक हो जाए तो जो हमारी एनिमी कंट्रीज है वो कंटिन्यूअसली हम पर अटैक करते रहेंगे। ठीक है, तो 1950s में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा फर्स्ट टाइम यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर बनाया था जिसका नाम है अप्सरा रिएक्टर। इंडिया की फर्स्ट रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। और जहां पे ये काम करते थे उस इंस्टीट्यूट का अभी नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जिसको हम शॉर्ट में बार्क कहते हैं। बार्क की साइंटिस्ट है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च है सेंटर है। और बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि होमी भाभा जो थे उनको एक अनटाइमली डेथ हुआ था। तो उसके बाद जो इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफी साल तक पीछे चला गया था। ओके, तो कंट्री की लॉन्ग टर्म एनर्जी डिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए एंड जो हमारी एनिमी कंट्रीज है उससे बचने के लिए इन्होंने ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। तो इन्हें डॉक्टर होमी भाभा को फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ये भी देखा था कि हमारे जो कोस्टल पार्ट है, साउथ इंडिया के कोस्टल रीजन है, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जो पार्ट है एंड ओडिशा, ये जो कोस्टल रीजन है, इस कोस्टल रीजन में मोनाजाइट सैंड बहुत मिलता है। ये मोनाजाइट सैंड में, मोनाजाइट जो बालू है उसमें थोरियम रिजर्व बहुत है इंडिया में। इसीलिए जो त्रावणकोर किंगडम था हमारे पार्टीशन से पहले या फिर इंडिपेंडेंस से पहले, त्रावणकोर किंगडम को बहुत पैसे मिलता था यूरोपियन यूनियन में थोरियम भेज के। वो एक्सपोर्ट करते थे, उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलता था। और इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू एंड होमी भाभा दोनों जाके त्रावणकोर किंगडम के जो राजा थे उनसे बात किया और जो राज्य था उसको इंडिया के साथ मिलाया गया। ठीक है, तो अभी इंडिया में जो जो राज्य मिलाया गया था उसमें से सबसे फेमस हमारे कश्मीर है, तेलंगाना है, हैदराबाद है और जूनागढ़ है। बट जब बात नहीं होती है वैसे एक राज्य है त्रावणकोर किंगडम। ठीक है, तो त्रावणकोर जो एरिया है वो केरला तमिलनाडु का एरिया भी है। तो उस रीजन पे क्या हुआ था कि जो मोनाजाइट सैंड है कोस्टल रीजन पे बहुत ज्यादा मिलता था, जो इंडिया की बहुत बड़ी थोरियम रिजर्व है। ओके, तो थोरियम पार्टिकुलरली इंडिया के लिए अट्रैक्टिव है। बट ऐसा प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल जो यूरेनियम रिजर्व है उसका 1 या फिर 2% ही इंडिया के पास है, बट थोरियम जो है बहुत ज्यादा है। एट प्रेजेंट थोरियम को हम लोग यूज नहीं कर रहे, बट ये प्लान्ड रिसर्च में है कि थोरियम को यूज किया जाएगा, क्योंकि यूरेनियम का मतलब जो प्राइस है वो बहुत कम है, तो इसलिए यूरेनियम ही यूज हो रहा है अभी तक। तो अब इन सब के बीच में इंडिया ने फर्स्ट टाइम जब कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम चल रहा था, जब कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, 1965 का वार हो, 1962 में चाइना के साथ प्रॉब्लम हो, या फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हुई और वो भी अननेचुरल डेथ था, तो इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा। ठीक है, और तब इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और न्यूक्लियर जो हमारी रिसर्च चल रहा था उसको बढ़ावा दिया। एंड फिर बाद में पोखरान में इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये एक सिविल न्यूक्लियर टेस्ट था, मतलब हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसे हम लोग फर्स्ट टाइम हमारे जो सिविलियन यूज है एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो अब क्या हुआ, जैसे ही एक बार ये हमारी एक बार एक्सपेरिमेंट हो गया पोखरान में फर्स्ट टाइम, तो यूएसए और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनका नजर इंडिया के ऊपर पड़ा। तब तक इंडिया में 3 ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर था जो बाहर से लाया गया था, मतलब बाहर के कंट्रीज इनको बनाने में मदद किया है, एक यूएसए और 2 कनाडा। तो यूएसए और कनाडा ने क्या बोला कि जैसा भी कंडीशन है आप लोग वापस आ जाओ। साइंटिस्ट को बुला लिया और हमारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फिर से धीरे धीरे बंद होने लगा। तब इंडिया ने डिसाइड किया कि अब जो होगा हम खुद से बनाएंगे। हमें थोड़ा बहुत तो पता चल गया है कैसे बनाना होता है, हमारे इतने सारे साइंटिस्ट हैं। तो अब इंडिया ने इसके पहले ही डॉक्टर होमी भाभा के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें इसरो का या फिर जो इंडियन स्पेस रिसर्च है उनका फादर माना जाता है। तो ये दोनों जो है डॉक्टर होमी भाभा एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये दोनों इंडिया की 2 फाउंडिंग फादर है न्यूक्लियर रिसर्च एंड स्पेस साइंस का। दोनों साथ साथ में स्टार्ट हुई थी, तो इसके बारे में डिटेल्स में और भी पता चलेगा। तो फिर बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई की भी अनटाइमली डेथ हो गया एंड इंडिया की जो स्पेस रिसर्च चल रहा था वो भी चलना स्टार्ट हुआ, डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट हुई। एंड बाद में 1999 में क्या हुआ, इंडिया ने सेकेंड टाइम पोखरान में दूसरा टेस्ट किया, क्योंकि तब तक कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ चुकी थी। कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स एंड स्टेट एक्टर्स इंडिया में अटैक कर रहे थे। तो 99 में जाके इंडिया ने दोबारा यूज किया। इसमें 5 न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया गया, 4 था न्यूक्लियर फिशन डिवाइस और 1 था न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस। इसके पहले 3 यूज किया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध में, जहां पे तीनों ही फिशन था। इस बार 5 में से 4 फिशन था, 1 फ्यूजन डिवाइस था और इस प्रोजेक्ट को लीड किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के ऊपर फिर से सैंक्शन लगना स्टार्ट हो गया कि इंडिया कैसे कर सकता है। वो लोग खुद कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया नहीं करनी चाहिए। तो कंटिन्यूअसली इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगना स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार बनी तो इंडिया और यूएस ने न्यूक्लियर डील को साइन किया कि इंडिया के लिए स्पेशल एनएसजी वेवर मनाया जाएगा। एनएसजी क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये एक कार्टेल है, जैसे ओपेक कंट्रीज तेल सप्लाई करते हैं उनका कार्टेल है, तो एनएसजी भी एक कार्टेल है। तो ये एनएसजी के कार्टेल में इनको वेवर मिला, मतलब एनएसजी के जो कंट्रीज है वो रेस्पॉन्सिबली यूज करेंगे न्यूक्लियर पावर को एंड वो टेक्नोलॉजी को और फ्यूल को दूसरे कंट्री में बेच सकते हैं। इंडिया एनएसजी की जो ग्रुप है उसकी पार्ट नहीं है, बट इंडिया भी कर सकता है क्योंकि उसके लिए इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वैसे बनाया गया। अब इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है कि हम कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर फर्स्ट इंस्टेंस में न्यूक्लियर पावर यूज नहीं करेंगे, दैट इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। बट अगर हमारे ऊपर यूज किया जाए तो हम इतना बड़ा बॉम्ब को निकालेंगे कि कंट्री तबाह हो जाएगा। ये जो पाकिस्तान हमें इंडिया को डराते रहते हैं न्यूक्लियर पावर है, कुछ नहीं, इतना बड़ा बॉम्ब निकालेंगे कि पूरा कंट्री तबाह होगा। इसीलिए कभी कभार देखेंगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत एग्रेसिवली बात करते हैं, तो उन्होंने एक बार ये कहा था कि ये कहते हैं न्यूक्लियर पावर बहुत बड़ा है, न्यूक्लियर पावर है, तो हमारे यहाँ जो रखा है क्या वो दिवाली के लिए रखा है? ये एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस में। तो इंडिया को क्या इंडो यूएस जो न्यूक्लियर डील था उसके साथ जापान के साथ भी डील साइन हुई। जापान के साथ डील साइन होने के बाद एनएसजी से वेवर मिला, मतलब इंडिया और कोई दूसरा कंट्री न्यूक्लियर फ्यूल को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं एंड जो टेक्नोलॉजी है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है 3 डिकेड के बाद ऐसे 3 डिकेड हुआ था जब इंटरनेशनल
आइसोलेशन मतलब कोई भी कंट्री, बाहर के कोई भी कंट्री इंडिया के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा था न्यूक्लियर रिसर्च को लेके, तो वो चला गया। एंड अब इंडिया की जो इंडियन सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको बहुत ही ज्यादा पुश मिला है एंड इंडिया ने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को इनिशिएट किया है। ओके, तो ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में भी बात करेंगे। अब क्या होती है, थोरियम जो है हमारे रिजर्व है, थोरियम कोई फिशाइल मटेरियल नहीं है, थोरियम खुद से नहीं टूटता, तो उसके लिए थोरियम से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब इसमें को क्या करना है, थोरियम को यूरेनियम 223 में ट्रांसफर करना है, जो बाद में अदर फिसाइल मटेरियल पे ट्रांसफर हो सकता है, जो है प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235। तो थोरियम को हमें क्या करना है कि उसे ट्रांसमिट करना है, राइट। तो यूरेनियम 233 में चेंज करेंगे, तभी जाके प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम में वो यूरेनियम में शिफ्ट होगा, जो फिसाइल मटेरियल है जो टूट सकता है। अब ये जो प्रोसेस है, यही है बेसिकली हमारी 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ओके, तो इंडिया की जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, ये फर्स्ट टाइम विजन किया था डॉक्टर होमी भाभा, और जो बार्क का जो अप्सरा रिएक्टर फर्स्ट टाइम बना गया था, वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र की तारापुर में। ये जो अप्सरा रिएक्टर है, आपको अगर पूछा जाए कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र की तारापुर में है, ठीक है। तो 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होती है, फर्स्ट स्टेज में हेवी वाटर रिएक्टर जो है उसमें नेचुरल यूरेनियम यूज किया जाएगा, जो प्लूटोनियम बनाएगा। उसके बाद यह है कि स्टेज 2 में प्लूटोनियम और यूरेनियम की मिक्स को यूज किया जाएगा विथ सफिशिएंट स्टॉक, जो थोरियम में चेंज होगा, और थोरियम जो है उसको U233 में यूज किया जाएगा, ठीक है। मतलब यूरेनियम को कन्वर्ट किया जाएगा यूरेनियम 233 में, जो हमने अभी बात किया, जो थोरियम है उसे हम यूरेनियम 233 में ट्रांसफर करेंगे। एंड थर्ड स्टेज में क्या होगी, थोरियम और यूरेनियम के मिक्स फ्यूल बनाया जाएगा, जहां पे यूरेनियम जो है 233 बनेगा और यूरेनियम 235 तो ऑलरेडी है। तो ये क्या करेगा, एक साइकिल की तरह काम करता रहेगा, ठीक है। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 अभी रिसर्च स्टेज पे है, इस पे अभी तक काम चल रही है। तो ये था न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया की। तो इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से एक बार देख लेते हैं। नेचुरल यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और नेचुरल यूरेनियम यूज हो जाने के बाद डिप्लीशन हो जाती है, मतलब वो खराब हो जाता है, और साथ साथ में प्लूटोनियम बनते हैं। तो प्लूटोनियम को नेक्स्ट टाइम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो प्लूटोनियम क्या होगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इसमें हम अलग से थोरियम डालेंगे, थोरियम और कंटिन्यूअसली प्लूटोनियम को यूज करेंगे। प्लूटोनियम को यूज करके थोरियम से U233 बनाएंगे। थोरियम की हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व है बहुत बड़ी, राइट। तो प्लूटोनियम को हम एज ए फ्यूल यूज करेंगे, जिसमें थोरियम से यूरेनियम 233 बनाया जाएगा। अब यूरेनियम 233 जो है वो फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर में काम करेगा एंड जो एनर्जी है वो जनरेट करेगा। तो ये है इंडिया की 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। थोरियम की डिस्पोजिट कहाँ पे है, केरला में बहुत ज्यादा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्रपुर, ओडिशा एंड झारखंड पे भी है। जादूगोड़ा माइन के बारे में आपने नाम सुना होगा। जादूगड़ा जो माइन है, ये इंडिया की एक बहुत ही फेमस न्यूक्लियर माइन है, ओके। तो और थोरियम कहाँ पे है, थोरियम मोनाजाइट सैंड से बनाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर इंडिया की स्टेटस क्या है, इंडिया की न्यूक्लियर रिएक्टर में कमर्शियल ऑपरेशन में 22 ऐसा है, 10 ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसे अप्रूव किया गया है वाया IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये अप्रूव किया है 10 को, क्योंकि इंडिया का सीधी सीधी बात है कि जो न्यूक्लियर पावर हम सिविलियन यूज के लिए करते हैं उसे आप चेक कर सकते हैं,
जो हमारे डुअल यूज के लिए है, डुअल यूज मतलब सिविलियन यूज जिसे हम एनर्जी जनरेट करते हैं, सिविलियन यूज मतलब जिसे एनर्जी जनरेट करेंगे, और मिलिट्री यूज इंडिया नहीं कह सकता कि वो मिलिट्री यूज के लिए, बट डुअल यूज बोला जाता है उसे, मतलब वो एनर्जी भी जनरेट करते हैं एंड जरूरत पड़ने पे वो दिवाली की तरह भी फट सकता है। ठीक है, तो अब आइए ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं 10 को। न्यूक्लियर रिएक्टर की जो यूनिट कंस्ट्रक्शन में है वो काकरापार में बहुत सारे हैं। प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर राजस्थान में 2 है, एंड राजस्थान में राशिया के साथ कंस्ट्रक्शन है कुडनकुलम में। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में है, कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए एग्री किया है राशिया ने, वो कुडनकुलम में ही है। न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो 3.38% इलेक्ट्रिसिटी हमारी इंडिया में प्रोवाइड करता है। 60% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल बर्निंग की वजह से होती है, ये फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल है, और 16% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। ठीक है, इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 6780 मेगावाट की है, और ये जो है 2022 की डेटा है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा, ये जो डेटा है ये डेटा हमें याद रखना होगा। इंडिया में कौन कौन से रिएक्टर है? करंटली इंडिया में 6.7 गीगावाट न्यूक्लियर पावर है जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर से बनते हैं। ठीक है, ये स्टेज 1 के प्रोग्राम में है। 1995 से स्टेज 2 की डेवलपमेंट चल रही है। 1985 मतलब डॉक्टर होमी भाभा एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई दोनों की डेथ के बाद, तो इन दो लोगों ने ये जो न्यूक्लियर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है इनके ऊपर काम किया है। ठीक है, इंडिया की जो फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसे बनाया गया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च पे, और ये कहाँ पे है? चेन्नई में। चेन्नई की जो रिसर्च फैसिलिटी है उसका नाम है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। तीसरा एक चीज आपको जानना पड़ेगा, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ये एक सेंट्रल पीएसयू है जिसका नाम है भाविनी। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर डायरेक्टली आते हैं। कुछ कुछ ऐसा ऑफिस है जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर डायरेक्टली आते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ऑफिस, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ऑफिस, क्योंकि इसके जो चेयरमैन होते हैं वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक हमारे स्ट्रेटेजी के लिए, मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो, सिविल स्ट्रेटेजी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर डायरेक्टली आते हैं। ओके, कलपक्कम में जो है वो फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो 2012 में कंप्लीट हुई है, एंड कमीशन हुई है 2019 में, 2022 में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है, तो कंप्लीशन होने के बाद कमीशन होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट लार्ज स्केल थोरियम डिप्लॉयमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड इन 3-4 डिकेड्स आफ्टर द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को चलाने के 3-4 डिकेड बाद, 3-4 दशक के बाद ये कमर्शियली ऑपरेशन कर सकता है। अब इंडिया में कौन कौन से है न्यूक्लियर पावर है? एक है नारोरा न्यूक्लियर रिएक्टर, उत्तर प्रदेश में है। पोखरण की ये टेस्टिंग साइट है जैसलमेर के पास। राजस्थान में और कुछ कुछ है, राजस्थान में है। फिर काकरापार जो है मध्य प्रदेश में है। तारापुर में 4 यूनिट है, यही है बार्क। काइगा एटॉमिक पावर प्लांट ये कर्नाटक में है। कलपक्कम है तमिलनाडु में, एंड कुदनकुलम ये भी है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो आप देखते हैं ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे 2021 में कौन कौन से है। काइगा है कर्नाटक में, काकरापार गुजरात में, कुडनकुलम तमिलनाडु में। ये जो है एनपीसीआईएल बनाते हैं, मतलब ये फिशन रिएक्टर है। ये सारे स्टेज 1 के हैं। स्टेज 1 मतलब यहाँ पे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर यूज होने वाला है। ठीक है, मैड्रास में, कलपक्कम में, मैड्रास तमिलनाडु मतलब चेन्नई में
एनपीसीआईएल का है। नारोरा उत्तर प्रदेश, इसमें भी एनपीसीआईएल का है। राजस्थान में इसका नाम है रावतभाटा, इसमें भी एनपीसीआईएल कर रहा है। ये सारे ऑपरेशनल है, ओके। और तारापुर महाराष्ट्र में भी ऑपरेशनल है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कंस्ट्रक्शन में है वो है मद्रास कलपक्कम में वाविनी। ये वाविनी का हमने फुल फॉर्म क्या पढ़ा था? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ये सेंट्रल पीयूसी है, ये वाविनी बना रहा है जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। काकरापार में एनपीसीआईएल बना रहा है। गोरखपुर में एक बना रहा है हरियाणा में। तो ये गोरखपुर यूपी का गोरखपुर नहीं है, ठीक है। राजस्थान में रावतभाटा में फिर से एनपीसीआईएल बना रहा है एंड कुदानकुलम में भी एनपीसीएल का, ये कंस्ट्रक्शन में है। तो ये ऑपरेशनल अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। और कौन कौन सा प्लान किया गया है? एक काइगा में कर्नाटक में है, जैतापुर महाराष्ट्र में है, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश, कावाली आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में बनने वाला है, अभी तक बना नहीं। गोरखपुर हरियाणा में और एक यूनिट बन रहा है। माही बांसवाड़ा यहाँ पे भी राजस्थान में एक बनने वाला है। चुटका मध्य प्रदेश, कुदानकुलम और मैड्रास में जो मैड्रास में कौन सा था? कलपक्कम। तो कलपक्कम में और भी एक बनने वाला है एंड तारापुर में फिर से और एक बनेगा। तो ये दूसरे तीसरे टाइप का बनने वाला है, इसको हमें जरूरत नहीं है, बट हाँ ये अभी ऑपरेशनल जो है उसकी लोकेशन हमें जानना बहुत जरूरी है। लोकेशन और अंडर कंस्ट्रक्शन ये दोनों जानने की बहुत जरूरी है। और जैसे कि देखिए 2021 में मतलब भाभिनी जो है ये अभी तक कमीशन ठीक से नहीं हुआ है, मतलब ऑपरेशनल नहीं हुआ है, कमीशन चल रहा है, तो इसीलिए अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में भाभिनी का रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर वेपन। तो कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाया जाता है? मोस्टली न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में, ठीक है। तो जिसे हम एटॉम बॉम्ब कहते हैं अपनी भाषा में। तो ये इसमें क्या होती है कि एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करता है, धक्का मारता है रेडियो एक्टिव कोई भी मटेरियल जैसे यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम में, और 3 मोर इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है। ये 3 फ्री इलेक्ट्रॉन जाके फिर से 3U235 को मारता है, स्ट्राइक करता है, वहां से और 3 एक एक एटॉम से 3 न्यूट्रॉन निकलता है, मतलब टोटल 9 न्यूट्रॉन निकलता है। वो 9 से कितना निकलेगा? तो 81 निकलेगा। तो ऐसे कंटिन्यूअसली चेन की तरह रिएक्शन होता रहता है। तो एनर्जी जैसे रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन की स्प्लिट होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का धक्का मारना और जो हमारी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसके टूटने की वजह से बेसिकली ये एनर्जी जनरेट होती है, ओके। तो जो चेन रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसमें 2 बॉम्ब के बारे में बहुत जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया है वो दोनों बहुत ही फेमस है। हिरोशिमा में जो बॉम्ब था उसका नाम है लिटिल बॉय, इसमें यूरेनियम यूज किया गया है। और नागासाकी में जो है वो, नागासाकी का जो बॉम्ब है वो बड़ा है और फैटर मतलब भरा हुआ है, तो ये प्लूटोनियम से बना था। इसका नाम था फैटमैन। तो लिटिल बॉय या फैटमैन किससे रिलेटेड अगर पूछा जाए तो वो दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड है, तो फिशन बॉम्ब से रिलेटेड है। नेचुरली जो यूरेनियम बनते हैं वो कैसे बनाया जाता है? 3 आइसोटोप से बनता है। U-38 सबसे ज्यादा होती है, ये नेचुरली होती है और ये रेडियोएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल जो है वो स्टेबल होगा ना, वो रेडियोएक्टिव होगा तो स्टेबल नहीं होगा। तो कार्बन 12 की तरह यूरेनियम 238 स्टेबल होती है। यूरेनियम 235 जो है ये रेडियोएक्टिव है, बहुत ही कम मिलता है। एंड यूरेनियम 234 क्या होती है? बहुत ही कम कंडीशन में मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयर होता है। वो एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन होते टाइम बनते हैं। तो इसमें 2 प्रोसेस की बात की जाती है। लो एनरिचमेंट यूरेनियम, तो लो एनरिचमेंट यूरेनियम या फिर एलयू का क्या मतलब होती है? इसमें लोअर देन 20% U-235 है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है एंड एनर्जी जनरेशन सिविलियन प्रोसेस में यूज होती है। हाई एनरिच्ड यूरेनियम मतलब होता है यहाँ पे जो यूरेनियम 235 है उसका कंसेंट्रेशन 20% से ज्यादा है एंड वो आप अब
कंट्रोल करके रख सकते हैं ना, तो 20% से ज्यादा है तो वो हाई रिस्क है। वेपन ग्रेड यूरेनियम क्या होती है, 85% से ज्यादा। तो ये कहा जाता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसमें हाई एनरिच्ड यूरेनियम तो था, वेपन ग्रेड यूरेनियम भी था, इसीलिए ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए थे। ओके, तो हाई एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसमें 20% से ज्यादा U-235 का कंसंट्रेशन होगी। और वेपन में यूरेनियम की एनरिचमेंट की क्यों जरूरत है, क्योंकि U-238 अगर ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन वो न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब करके तो स्टेबल हो जाएगा, वो तो ऐसे भी स्टेबल है, कुछ काम नहीं करेगा। तो यूरेनियम 235 की जो अमाउंट है उसे बढ़ाना है कितना परसेंट से, 99%। 99% तो U-238 है, तो यहां से 0.72% से एटलीस्ट 10-15% तक बढ़ाने की जरूरत पड़ता है, वो होता है लो एनरिच्ड यूरेनियम। तो बढ़ेगा तभी ना वो काम करेगा, ये कंसंट्रेशन तो हमें बढ़ानी है तभी एनर्जी जनरेट होगा। तो वेपन ग्रेड जो न्यूक्लियर मटेरियल होती है वो उसमें एक क्रिटिकल मास रहता है, मतलब इतना स्मॉल एक वजन के यूरेनियम होनी चाहिए जिसको अगर हम ट्रिगर करेंगे, जिसको न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे तो वो बॉम्ब की तरह फट सकता है, उसकी चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो वो जो कम से कम वजन था उसे क्रिटिकल मास कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल मास क्या होती है, स्मॉलेस्ट अमाउंट नीडेड फॉर ए सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, U-238 में इनफाइनाइट क्रिटिकल मास है, बट U-235 में 52 kg का है। ठीक है, और ये शेप जो होती है क्रिटिकल मास का, ये फिजिकल डायमेंशन में एक स्फीयर की तरह दिखता है, गोले जैसा दिखता है। ओके, और मेजॉरिटी ऑफ वेपन्स में ये जो फ्यूल है वो स्फेरिकल शेपेड होती है। नेचुरल यूरेनियम में U-235 बस इतना ही रहता है और U-238 ये है। लो एनरिच्ड में टिपिकली 3 to 5% रखा जाता है, बट न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आप 20% तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर से लीकेज हो सकता है या फिर वो टूट सकता है। जैसे दो न्यूक्लियर बहुत फेमस डिजास्टर है, एक है चेर्नोबिल जो यूक्रेन रशिया के बॉर्डर में एक शहर था, इसमें न्यूक्लियर डिजास्टर में सारे लोग ऑलमोस्ट मारे गए थे। ये है चेर्नोबिल, फिर है फुकुशिमा, ये जापान में हुआ था। जापान में अर्थक्वेक की वजह से जो भूकंप आया था उसमें समुद्र की पानी फुकुशिमा के रिएक्टर के अंदर घुस गया था। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर डिजास्टर का एग्जांपल है। हेवी यूरेनियम रिच में क्या होती है, ये जो यूरेनियम 235 है इसका कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और 85% से अगर ऊपर होता है तो वो वेपन ग्रेड होता है। ठीक है, अब आते हैं यूरेनियम की प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग बहुत इजी है। एक सबसे पहले डिफ्यूज किया जाता है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यूरेनियम जो ओर है उसको एक योलो केक की तरह बनाया जाता है, एंड जो योलो केक है उसमें यूरेनियम ऑक्साइड बनाया जाता है। तो यूरेनियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डालते हैं एंड फिर धीरे धीरे डिफरेंट प्रोसेस में ये बनाया जाता है। और जो प्रोसेस है उसे, जो फाइनल फ्यूल है उसे यूज करने के लिए अंडरग्राउंड रिपोजिटरी के अंदर रखा जाता है। तो ये अंडरग्राउंड रखा जाता है, ओवरग्राउंड रखा ही नहीं जाता इसे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या क्या यूज होती है, डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, एरोडायनामिक सेपरेशन, लेजर आइसोटोप सेपरेशन। ठीक है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, ये होती है नॉर्मल यूज में, ऑयल इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है, सुपर कूलिंग के लिए यूज होता है, बैटरी की एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज होता है, फूड सेफ्टी, राइपनिंग मतलब जल्दी पक जाना, फ्रूट का या फिर सब्जी का जल्दी पक जाता है उसको बंद करने के लिए यूज होता है। साइंस में यूज होती है, साइंस रिसर्च में,
मेडिसिन में यूज होती है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च जैसे एड्स, कैंसर में रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है, ये आइसोटोप यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में भी स्मोक डिटेक्टर, इमरजेंसी साइन में, ये सब में यूज होती है। स्पेस मिशन में यूज होती है, क्योंकि स्पेस मिशन में, कोई भी मिशन में आप अगर रॉकेट भेज रहे हैं तो रॉकेट को फ्यूल देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। आप उतना एनर्जी आप जो कोयला है उसमें नहीं बना सकते, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी यूज किया जाता है। ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में यूज होती है। फ्लोरिंग, टेनिस खेलने के लिए जो बॉल्स होते हैं वो सब में यूज होती है। एग्रीकल्चर में यूज होती है। मेडिसिन में यूज होती है। मेडिसिन का हमने ऑलरेडी बताया, एमआरआई प्रोसेस है या फिर एनएमआर की प्रोसेस है। एमआरआई कराया जाता है ना, बहुत लोगों को कराया जाता है, सिटी स्कैन कराया जाता है, वो सब में यूज होती है। मिसलेनियस में कैसे, हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, डिसैलिनेशन, प्रोपल्सन, ये सारे है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डिफरेंट यूज। इसमें सिर्फ यूरेनियम, प्लूटोनियम ये जो है वो वेपन बनाने के लिए यूज होती है, बट ऐसे बहुत सारे, जैसे साइंटिफिक रिसर्च में हमने एक कार्बन डेटिंग का पढ़ा, राइट। तो ऐसे नाइट्रोजन का रेडियो एक्टिव मेटेरियल है, वैसे बहुत सारे है। कोबाल्ट का हमने बात किया, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी डेंजर क्या है, वेस्ट डिस्पोजल। तो इवन आफ्टर 50 इयर्स ऑफ सर्च कोई सेफ मेथड नहीं है कि जो वेस्टेज है, जो पानी इवन हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भेजा वो बाहर आया, वो भी इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव होती है कि उसे डिस्पोज कैसे किया जाए इतना भी हमें नहीं पता। ठीक है। तो वेस्ट डिस्पोजल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो वर्कर्स है और जो जिस कम्युनिटी के अंदर ये बना हुआ है रिएक्टर, उनके हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रेडिएशन की वजह से उनके हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर जो सूट है, जो कपड़े प्रोटेक्शन गियर है, वो अगर ठीक से काम नहीं किया है तो क्या हो सकता है, ये सारे हेल्थ का हैजार्ड हो सकता है। एनवायरमेंटल डैमेज, तो कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, तो रेडिएशन लीक अगर होती है कहीं पे पता नहीं चलता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रैक्शन। न्यूक्लियर पावर क्या, एनर्जी क्या है, ये एक क्विक फिक्स की तरह यूज होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बेटर क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर हाइड्रो पावर एनर्जी को हम यूज करें। न्यूक्लियर एनर्जी डिफिकल्ट है। सिविल लिबर्टी, मतलब इसके लिए एक्सट्रीम सिक्योरिटी मेजर लेने की जरूरत है। अगर आप मतलब खाली हाथ या फिर ऐसे ही खेल में कोई भी ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल को छू लिया तो आपके डेथ तो अनिवार्य है। तो सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरी है। टेररिज्म, न्यूक्लियर जो मटेरियल्स है वो अगर टेररिस्ट के हाथ में लग गया तो क्या क्या नहीं हो सकता। रिसेंट पहलगाम अटैक के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, देखा ही है। तो अगर ऐसे टेररिस्ट के हाथ में, नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में ये टेक्नोलॉजी की हाथ लग जाए तो क्या कंडीशन हो सकता है, ये तो भगवान ही जाने। नेक्स्ट है न्यूक्लियर वार। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है उसको अगर हम वेपन की तरह यूज करें तो उसका इंपैक्ट सिर्फ देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में होगी। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए, उसको कमीशन करने के लिए, उसकी ऑपरेशन होने तक में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। वो कॉस्टिंग किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए एक लिमिट तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो ये सारे डेंजर्स है न्यूक्लियर पावर का। तो आई होप आपको ये स्टोरी जो हमने बताया इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम का एंड जो टॉपिक के जो चीज हमने पढ़ा जाना वो आपको पसंद आई है। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर मेरे साथ बात करनी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन्ड है आप उसमें मेरे साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। परीक्षा जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म है ये कंप्लीटली फ्री है। ये यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसे जोड़िए और कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन मिलते रहेगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए क्योंकि
इंडिया की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज पे रहती है। एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।